नमस्कार। मैं हूं सुभाशीष दत्ता, डेप्यूटी एडिटर जागरण न्यू मीडिया के साथ, और आप देख रहे हैं जागरण डायलॉग्स। भारत में हर साल लाखों लोगों को एयर पोल्यूशन की वजह से गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। एयर पोल्यूशन से सांस की तकलीफ, लंग्स और स्किन की बीमारियां लोगों में तेजी से बढ़ रही हैं। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एयर पोल्यूशन से बचाव के तरीकों के बारे में। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जिनका मैं परिचय कराना चाहूंगा। वी हैव विद अस डॉक्टर अरविंद कुमार, चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी, चेस्ट ऑन्को सर्जरी एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन, वेदांता हॉस्पिटल, गुरुग्राम। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। समय को जाया ना करते हुए हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, हमें बताइए एयर पोल्यूशन एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे स्प्रेड होता है और इसके हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है। जी, सुभाषीष जी, पहले तो मैं दैनिक जागरण का, आपका और आपके साथ जुड़े सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि खासकर से जागरण ग्रुप का, कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पर अपनी चैनल पे ये समय दे करके जनता तक इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को पर इंफॉर्मेशन पहुंचाने का जो प्रयास किया है, ये सराहनीय है। जागरण ग्रुप का, आपका और जुड़े हुए सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद। और जो भी लोग इसके साथ जुड़े हैं, इस टेलीकास्ट को सुन रहे हैं, उन सबको मेरा सादर नमस्कार। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। सवाल था कि वायु प्रदूषण क्या होता है, कैसे फैलता है। तो देखिए, वायु में कभी भी कुछ ऐसे पदार्थ आ जाएं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, तो वो जो उनका आना है, इस प्रक्रिया को हम वायु प्रदूषण कहते हैं। तो कभी भी वायु में कुछ ऐसे पदार्थ हो जो, और ऐसी मात्रा में हो, जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए, तो वो वायु प्रदूषित वायु है। अब मूलतः रूप से इन प्रदूषण कारण करने वाले पदार्थों को दो कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक गैसियस पदार्थ और दूसरे पार्टिकुलेट मैटर, जिसको हम कण के रूप में कह सकते हैं। तो जब गैसेस की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, बहुत सारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हमारे जो बेंजीन और इस तरह के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इनके बर्नट आउट प्रोडक्ट्स, ओजोन, अमोनिया, क्लोरीन गैस, बहुत सारे ऐसे एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ केमिकल्स हैं जो गैसियस फॉर्म में होते हैं, कम से लेकर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, और नुकसान पहुंचाते हैं। ये एक ग्रुप हुआ। दूसरा ग्रुप है कण, यानी कि पार्टिकुलेट मैटर, जिसको हम पीएम के नाम से एब्रीविएट करते हैं, और उनको PM10, 2.5, 1 एंड लेस देन 1 की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पार्टिकल साइज। जो 10 माइक्रोन का है, 2.5 माइक्रोन का है, 1 माइक्रोन का है, या सब 1 माइक्रोन। इनकी अहमियत यह है कि ये सब हमारी सांस से अंदर जा सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि एक एवरेज एडल्ट एक दिन में 25,000 बार सांस लेता है, और 25,000 बार सांस लेने की प्रक्रिया में करीब करीब 10,000 लीटर एयर अंदर लेता है। एयर, नॉट ऑक्सीजन। उसमें 20% ऑक्सीजन होती है। तो आप सोचिए कि अगर हवा में पार्टिकुलेट मैटर या गैसियस मैटर है, तो जो 25,000 बार हम सांस ले रहे हैं, वो सांस से ये सारे पार्टिकल्स अंदर जाते हैं। गंभीर बात यह है कि जो पार्टिकुलेट मैटर है ये, और जो गैसियस मैटर है, इन दोनों में हवा के अंदर फैलने की काफी असीमित शक्ति है। तो अगर मैंने आज यहाँ दिल्ली में भारी मात्रा में पार्टिकुलेट मैटर और गैसेस रिलीज की, मान लीजिए यहाँ बहुत भयंकर आग लग गई और बहुत भारी मात्रा में धुआं निकला जिसमें गैस और पार्टिकुलेट मैटर है, तो वो कुछ दिनों में ट्रैवल करके यहाँ से सैकड़ों मील दूर तक जा सकता है। इसकी बहुत गंभीर इंपॉर्टेंस है कि हम कहते हैं कि एयर नोज नो बाउंड्रीज। वायु की कोई सीमा नहीं है, ये कोई अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को नहीं मानता। अगर पाकिस्तान में बॉर्डर के किसी डिस्ट्रिक्ट में पॉल्यूशन हुआ, तो हमारे देश में वो आएगा ही आएगा। कोई दुनिया में ऐसी फेंसिंग नहीं है जो हवा को रोक सकती है। तो वायु प्रदूषण क्या है, मैंने आपको बता दिया।
ये कैसे फैलता है ये बता दिया मैंने। यही दोनों आपके सवाल। सुभाषी। यस सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि ऐसे कौन से हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एयर पोल्यूशन के एक्सपोजर से ह्यूमन बॉडी में होते हैं, तो इस बारे में थोड़ा बताइए। जी, बहुत अहम सवाल है। तो देखिए, ये जो गैसेस हैं और ये जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, ये सब हमारे शरीर के लिए जहर के समान हैं, और कितना बुरा असर ये हमारे शरीर पे डालते हैं ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक, किस उम्र से हमें इस जहर को एक्सपोजर शुरू हुआ, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, कितनी मात्रा में एक्सपोजर हुआ, और नंबर 3 पॉइंट, कितनी चीजें, मतलब एक ही चीज है या कई सारी चीजें हैं, और कितने दिनों तक हमारा ये एक्सपोजर चलता है। तो ये जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमें इनका एक्सपोजर कब शुरू होता है, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एक सूचना मैं आपको देना चाहता हूं कि यह पॉल्यूशन का असर हमारे जन्म लेने से पहले शुरू हो जाता है। एक गर्भवती महिला जब किसी वायु प्रदूषित शहर में सांस लेती है, तो ये सारी गैसेज और पार्टिकुलेट मैटर हमारे सांस में, उसके लंग्स में जाते हैं। लंग्स में, ये लंग्स को तो नुकसान करते ही करते हैं, लेकिन वहां से ये ब्लड में एब्जॉर्ब होके ब्लड के द्वारा सर से लेकर पैर तक हर अंग में जाके डिपॉजिट होके वहां नुकसान करते हैं। तो जब गर्भवती महिला सांस लेती है तो उसके ब्लड में जब ये टॉक्सिन्स जाते हैं, तो प्लेसेंटा, जिससे कि वो जो बच्चा है वो मां से, पेट से जुड़ा होता है, उसके थ्रू ये बच्चे में पहुंच जाते हैं, और वहां पर कंजेनाइटल डिफेक्ट, वहां उनकी ग्रोथ रिटार्डेशन, बच्चे की गर्भ में मृत्यु हो जाना, समय से पहले प्रसव होना, कई तरह के नुकसान करता है। जब बच्चा पैदा होता है और वो पहली सांस लेता है, तो वो वही हवा को सांस से अंदर लेता है जो चारों तरफ है। तो अगर आज दिल्ली में PM 2.5 200 माइक्रोग्राम है, तो दिल्ली में पैदा होने वाला हर बच्चा 200 माइक्रोग्राम वाली हवा को इनहेल कर रहा है। तो उसको पहली हवा सांस से ही एक्सपोजर शुरू हो जाता है, और ये तब तक चलता रहता है जब तक उसकी सांस चलती रहती है। और आप जानते हैं कि सांस हमारी आखिरी सांस तक सांस ही चलती है, जिस दिन सांस रुक गई उस दिन खेल खत्म हो जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि इससे हमारे शरीर में, फेफड़ों पर, हमारे दिल पर, हमारी धमनियों पर, हमारे मस्तिष्क पर, जिगर पर, इंटेस्टाइन्स पर, बोन्स पर, हमारे डेवलपमेंट पर, हमारे प्रजनन अंगों पर, सर से लेकर पैर तक कोई अंग ऐसा नहीं है जिस पर इसका कुप्रभाव नहीं पड़ता है, और ये सभी चीजें रिसर्च द्वारा प्रमाणित हो चुकी हैं। तो इससे बीमारी होती है, इससे हम अपाहिज होते हैं, और इससे समय से पहले लाखों लोगों की मौत होती है। सुभाष। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से समझाया हमें पहले 2 सवालों में। तो अब थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं, और जैसा कि सर आप जानते हैं कि लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए हैं अब से। तो ये जो एयर पोल्यूशन का एक्सपोजर है सर, इसको प्रैक्टिकली रोकना तो मुश्किल है आप डेली लाइफ में। एक तो ये सर कि कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं डेली लाइफ में इस एयर पोल्यूशन के एक्सपोजर से। और एक चीज और है कि जो कोविड-19 महामारी में एक मास्क पहनना आप कह सकते हैं हैबिट हो गया है लोगों को, तो वो क्या एक तरह से प्रोटेक्शन लेयर ऑफर करता है एयर पोल्यूशन से, थोड़ा इस बारे में बताएं। जी, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि देखिए, वायु तो प्रदूषित है, अब हम अपने को कैसे बचाएं। देखिए, वायु प्रदूषित है और सांस भी आप ले रहे हैं और अपने को बचा पाएं, यह तीनों चीजें ऐसी ही हैं जैसे कोई सफेद सूट पहन के एक गंदे तालाब में कूदे और ये पूछे कि साहब कूदना तो मुझे है, अब ये बताइए कि मैं सूट को गंदा होने से कैसे बचाऊं। तो जैसे कि वो सूट का गंदा होना असंभव है, गंदा ना होना असंभव है, वैसे ही प्रदूषित हवा में सांस लेने के बाद आपको नुकसान ना हो, यह चीज असंभव है। पहली कड़वा सच मैं आपको बताना चाहूंगा। दूसरा चीज है कि देखिए, वायु प्रदूषण एक पब्लिक प्रॉब्लम है। जैसा कि मैंने कहा कि यह वायु की कोई सीमा नहीं होती है। इस समय हमारे देश का 95% सरफेस एरिया ऐसा है जहां रहने वाले लोग
एक गंदी हवा में, प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं। 5% से कम एरिया ऐसा है जहां की हवा साफ कही जा सकती है। तो ये पूरे देश की समस्या है, खाली दिल्ली की नहीं है। हर उम्र को, दोनों सेक्सेस को, हर व्यक्ति को जो सांस लेता है उसको अफेक्ट करती है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वह दो तरह से हो सकता है। एक कि हम प्रदूषण का कारण जानें कि जो प्रदूषित सब्सटेंसेज, पॉल्यूटेंट्स हैं, चाहे वो गैसेस हो चाहे पार्टिकुलेट मैटर, वो कहां से आ रहे हैं, उनके सोर्स को हम कंट्रोल करें। जब प्रदूषण होगा ही नहीं तो हवा अपने आप, यह एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि हम सोर्स के बारे में भूल जाएं, हवा को गंदा होने दें और फिर उसको हम साफ करने के तरीके सोचें, जैसे कि स्मोक टॉवर, एयर प्यूरिफायर और ये सब चीजें हैं कि हवा तो गंदी होने दो तो हम इसको साफ करें। तो सुभाषिष जी, मैं जागरण के सभी दर्शकों को बड़ी विनम्रता के साथ ये बताना चाहूंगा कि दुनिया में किसी भी देश ने सेकंड अप्रोच लेकर के अपनी वायु प्रदूषण की समस्या को हल नहीं किया है। अगर चाहे अमेरिका हो या यूरोप हो, किसी ने भी अगर हल किया है तो प्रदूषण के जो कारण हैं उनका निवारण करके ही उन्होंने प्रदूषण की समस्या को हल किया है। आप एक तरफ से गंदगी करें और फिर उसको साफ करने के तरीके करें, ये नहीं हो सकता। स्मोक टॉवर किसी काम की नहीं है। एयर प्यूरिफायर हम मेडिकल ग्राउंड्स पे कुछ लोगों को जो अस्थमा और बड़ी भयंकर चेस्ट बीमारियों के मरीज होते हैं उनको रिकमेंड करते हैं, लेकिन एज ए सॉल्यूशन टू एयर पोल्यूशन वो कदापि रिकमेंड नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 24 घंटे कमरे के अंदर बंद नहीं रह सकता। आपने मास्क का सवाल पूछा। देखिए, मास्क एक ये है जो सर्जिकल मास्क है। मैं अभी ओटी से आया हूं, मैंने ये सर्जिकल मास्क पहना है। सर्जिकल मास्क में ना तो गैसेज रुकती हैं ना पार्टिकुलेट मैटर रुकता है, कोई फायदा नहीं होता। N95 मास्क अगर आप पहनेंगे तो उसमें पार्टिकुलेट मैटर रुक जाता है, गैसेस फिर भी चली जाती है। लेकिन शर्त यह है कि वो पूरी तरह से लगी रहे, नाक पूरी कवर्ड हो, साइड से पूरा कवर्ड हो, पूरी आपकी चिन से लेकर नोज तक एयर टाइट हो, ताकि आप 100% सांस जो अंदर ले रहे हैं बाहर कर रहे हैं वो उसके थ्रू पास हो। अगर आपने उसको ऐसे ही लटका लिया और 90% हवा तो बाहर से जा रही है और 10% उसके थ्रू जा रही है, जैसा कि 90% लोग करते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। और माइंड यू, आपको 24/7 365 डेज इन द ईयर होल लाइफ इसको लगा के, तो बताइए मुझे वो जिंदगी कोई जिंदगी होगी जहां हम एक दूसरे की कभी शक्ल भी नहीं दे सकते। तो बड़ी विनम्रता के साथ मेरा निवेदन है कि वायु प्रदूषण के सोर्सेस को ढूंढ के उसके कारणों का निवारण करना हम सबका कर्तव्य है और हम सबको इसको एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या के रूप में लेके तुरंत इसमें लग जाना चाहिए कि नहीं, हमें अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए गिफ्ट ऑफ क्लीन एयर छोड़ना है और हम प्रयास करके, सघन प्रयास करके इसको अचीव करेंगे। सुभाषिष जी। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने अभी बताया कि एयर पोल्यूशन से हर एक ऑर्गन्स पे कुछ ना कुछ कुप्रभाव पड़ता है। सो मैं आपसे स्पेसिफिकली जानना चाहूंगा कि इससे लंग्स में कितना इफेक्ट होता है, और जो इफेक्ट जो भी लंग्स में होता है क्या वो रिवर्सिबल है, क्या वो ट्रीटेबल है, इस बारे में थोड़ा बताइए। सुभाषिष जी, आपके सवाल बहुत ही प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस वाले हैं। मैं वाकई आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा होमवर्क करके सवाल बनाए। मैं बहुत अहम सवाल है, क्योंकि सारा पॉल्यूशन लंग्स से एंटर करता है तो मैक्सिमम डैमेज लंग्स को होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चों में इसकी वजह से ब्रोंकियोलाइटिस यानी कि उनकी पसली तेज चलना होती है, न्यूमोनियाज होते हैं, बच्चों में कैंसर की इंसिडेंस पॉल्यूशन से बढ़ता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें दमा और खांसी रहना, छींक आना और एक्जिमा, इस तरह की बीमारियां होती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लंग केयर फाउंडेशन करके एक संस्था है जिसने लास्ट ईयर दिल्ली के 3 स्कूलों में करीब 1200 बच्चों में एक स्टडी की थी कि उनके सिम्टम्स नोट किए और उनके लंग फंक्शन को स्टडी किया। स्कूल के अंदर एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड
स्पायरोमीट्री टेस्ट करके, और बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट आए कि करीब करीब 37% लड़के और 27% लड़कियां, ओवरऑल अगर हम मिला दें तो 33% ऑफ दी 14 to 16 year age children in Delhi were found to have asthmatic tendency. 33% बच्चे दिल्ली के इन 3 स्कूलों के अंदर अस्थमैटिक टेंडेंसी वाले पाए गए, एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेस्ट के द्वारा। सुभाषिस जी, ये बहुत ही भयानक फिगर है, और उससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात थी कि ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं था कि उनको अस्थमा है, और ट्रीटमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता। जब आपको पता ही नहीं होगा तो ट्रीटमेंट कैसे होगा? और हमें मालूम है कि अगर अस्थमा को ट्रीट ना किया जाए तो उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो हमें सीओपीडी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस का इंसिडेंस ज्यादा होना, और सबसे भयानक लंग कैंसर, ये सारी बीमारियां होने लगती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं चेस्ट सर्जन हूं, लंग कैंसर मेरा एक मेजर एरिया है। मैंने 1988 में जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में ये सर्जरी शुरू की थी तो मेरे 90% पेशेंट स्मोकर होते थे। वो 50-60 के दशक वाले होते थे और ज्यादातर पुरुष होते थे। अभी मैंने 2 साल पहले अपना डेटा एनालाइज किया तो आज मेरे 50% से ऊपर पेशेंट लंग कैंसर के नॉन स्मोकर्स। देखिए 90% से ये संख्या 50 से नीचे आ गई है, यानी आधे पेशेंट्स में बिना सिगरेट स्मोक किए लंग कैंसर हो रहा है, क्योंकि जो हवा आप इनहेल कर रहे हैं उसमें वही सारे केमिकल्स जो सिगरेट में होते हैं वो प्रेजेंट है, तो बिना स्मोक किए भी आप स्मोकर के समान हो गए हैं। मेरे पेशेंट्स आजकल 40s में हैं, 10% पेशेंट 30s में थे। आप सोच सकते हैं कि तीसरे दशक में लोगों को लंग कैंसर हो रहा है, और 40% महिलाएं थी जिनमें से ज्यादातर नॉन स्मोकर फ्रॉम नॉन स्मोकिंग। तो लंग कैंसर ज्यादा से ज्यादा नॉन स्मोकर्स में हो रहा है, ज्यादा हो रहा है महिलाओं में हो रहा है, और यंगर से यंगर पॉपुलेशन में हो रहा है। तो अस्थमा से लेकर लंग कैंसर तक एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है लंग रिलेटेड डिजीजेस का, जो सारी की सारी पॉल्यूशन की वजह से है। और जो कुछ मैं ये बोल रहा हूं ये कोई मेरी डिस्कवरी नहीं है, ये सब रिसर्च के द्वारा पब्लिकेशंस हैं जो इंटरनेशनल जर्नल्स में छपा हुआ है। आपका क्वेश्चन था कि क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है, तो देखिए जो भी डिपॉजिट्स लंग में हो गए और जो नुकसान हो गया वह इरिवर्सिबल है। अगर आप पॉल्यूशन का एक्सपोजर रोक दें किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसके आगे जो फर्दर डैमेज है उसको आप रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं, लेकिन जो डैमेज हो चुका उसको दुनिया की कोई चीज रिवर्स नहीं कर सकती। मैं यहां बताना चाहूंगा कि बहुत शहरों में और खासकर से छोटे शहरों में ऑक्सीजन बार्स खुल गई हैं। लोगों ने ना सैलून बना लिए और वो कहते हैं आप आइए आधे घंटे खूब ऑक्सीजन लीजिए और अपने लंग को साफ कर लीजिए। ये टोटल मार्केटिंग गिमिक है। आधा घंटा ऑक्सीजन के चेंबर में बैठ के सांस लेने से साइकोलॉजिकल फायदे के अलावा जीरो फायदा है। यह टोटल वेस्ट ऑफ मनी है, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। सुभाषिस जी, सर आपने बहुत अच्छे से बताया, हमें आई एम श्योर हमारे दर्शकों को बहुत फायदा मिला होगा ये सुन के। सर मेरा अगला सवाल, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि हमारे दर्शकों की तरफ से ये सवाल है कि होम रेमेडीज क्या हो सकती है जो कि डेली यूज में लोग कर सके, एंड जिससे कि जो पोल्यूशन का इफेक्ट है उसको थोड़ा फाइट करने में उनको हेल्प पहुंचे। बहुत क्विकली बताऊंगा। 2 तरह से हम रेमेडी कर सकते हैं, एक तो धूल और धुआं, ये 2 कारण हैं। देखिए पार्टिकुलेट मैटर आता है धूल से और गैसेज आती हैं स्मोक से, तो और गैसेज स्मोक में भी पार्टिकुलेट मैटर होता है। तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि कहीं भी अगर आपने धूल और धुएं को कम कर दिया तो आपने वहां शर्त दिया, पॉल्यूशन कम कर दिया। अपने घर में आप देखिए, जो हमारे घर में हम धूप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, दिया जलाते हैं, या हम कहीं भी आग जलाते हैं, किचन के अंदर गैस का चूल्हा जलता है या स्टोव जलता है, या हमारे गांव एरियाज में चूल्हा जलता है, वो हमारे
रूरल एरियाज में पॉल्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स है। चूल्हे का जो डायरेक्ट धुआं निकलता है उसमें PM 2.5 की मात्रा करीब करीब 20 से 25 हजार माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, करीब करीब 1000 से ऊपर सिगरेट के बराबर। वो भयंकर नुकसान करता है गृहिणी को, बच्चों को और वृद्ध लोगों को जो उस कमरे में बैठे हुए हुक्का पीते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है। और जो भारत सरकार की उज्ज्वला योजना है जिसमें इस चूल्हे को हटा के गैस का चूल्हा दिया गया, वो एक वरदान है। और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस चूल्हे को अपनाइए, गैस का सिलेंडर लाके लकड़ी के चूल्हे को वहां से हटा के देश के रूरल एरियाज में पॉल्यूशन कम करने में मदद करिए। कहीं भी आपको धूल दिखे और धुआं दिखे, अगर आपने वो कम कर लिया, जैसे घरों के बाहर अक्सर पत्ता जलाने का जो मौसम बहुत पूरे देश में मैं ट्रैवल करता हूं कि जगह जगह वो पत्ते जलाए जाते हैं। तो मैं ओवरऑल आपको एक ब्रॉड प्रिंसिपल दे दूं कि धूल और धुआं इन दो को नजर रखिए। अगर आपने अपना प्रयास करके कहीं भी धूल कम कर दी और धुआं कम कर दिया तो शर्तिया मानिए आपने पॉल्यूशन कम कर दिया। अपने घर के अंदर हरे प्लांट्स लगाइए, जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, एरोकेरा, एरिका पाम, मदर इन लॉ टंग, मनी प्लांट, ये सब प्रदूषण को कम करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जी, और ये ज्यादातर सर मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा, ज्यादातर जो अर्बन एरियाज में जो लोग रहते हैं, हाई राइजेस में जो लोग रहते हैं, उनके लिए शायद ये जो आपने बताया कुछ प्लांट्स के आपने नाम लिए, जिक्र किया आपने, तो इनको घरों में रखने से थोड़ा पोल्यूशन कम होता है। सर एक मिलता जुलता एक छोटा सा सवाल आपसे मैं लेना चाहूंगा कि जो ये अक्सर जो लोग आजकल एयर प्यूरिफायर्स यूज करते हैं, अपनी गाड़ियों में एयर प्यूरिफायर्स यूज करते हैं, घरों के हर कमरों में एयर प्यूरिफायर्स यूज करते हैं, तो इससे जो एक्सपोजर एक होता है ह्यूमन बॉडी को, जो इसका एक्सपोजर होता है, किस हद तक ये ठीक है सर? और क्या ये हमारी बॉडी की जो नेचुरल इम्यूनिटी, जो हमारी एक क्षमता है, क्या उसको घटाता है? सुभाषिष जी, एयर प्योरीफायर एयर कंडीशनर की तरह होता है। एयर कंडीशनर में एक मोटर होती है जो कमरे की हवा को खींचती है, वो एक कूलिंग कॉइल के थ्रू पास करके उसको कमरे में वापस दे देती है। एयर प्योरीफायर में भी एक मोटर होता है जो कमरे की हवा को खींचता है, एक फिल्टर के थ्रू पास करके उसको कमरे में वापस कर देता है। तो सबसे पहली चीज है कि एयर कंडीशनर तब इफेक्टिव होता है जब आपने कमरे की खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए। आपने देखा होगा कभी भी खुले मैदान में एयर कंडीशनर नहीं लगता, वो केवल बंद कमरों में। तो उसी तरह से एयर प्योरीफायर भी काम तब करेगा जब आप खिड़की दरवाजे बंद कर देंगे। एक नंबर दो, उसकी जो मोटर है उसकी एयर हैंडलिंग कैपेसिटी कमरे के साइज के अनुसार होना चाहिए। नंबर 3, उसमें जो फिल्टर है वो अगर कुछ दिनों के अंदर चोक हो गया तो उसको चेंज करना पड़ेगा या साफ करना पड़ेगा, और आपने नहीं किया तो वो प्योरीफायर की जगह वो डर्टी फायर हो जाएगा। ये 3 चीजें 99% लोग एंश्योर नहीं कर पाते। तीसरा, आप कमरे के अंदर कितने घंटे बिताते हैं? हम टिपिकल, मैं अपने बेडरूम में 5 घंटे से ज्यादा नहीं बिताता, बाकी सारा समय मैं उस बेडरूम से दूर। तो अगर मैंने सबसे महंगा एयर प्योरीफायर अपने बेडरूम में रख दिया, इस समय तो मैं ऑफिस में हूं, वो एयर प्योरीफायर मेरे किस काम का? तो मैं विनम्र अपील करना चाहूंगा कि एयर प्योरीफायर इज अ वेरी वेरी पर्सनल सॉल्यूशन टू अ पब्लिक प्रॉब्लम। एयर पोल्यूशन पूरे देश की हवा की समस्या है। अपने छोटे से कमरे में आप एयर प्योरीफायर रख के उस समस्या से छुटकारा नहीं पा सकते। उसकी जगह अगर सब लोग एक देशव्यापी जन आंदोलन शुरू करें कि नहीं, क्लीन एयर इज ए ह्यूमन राइट, हम अपने बच्चों को साफ हवा का गिफ्ट देने के लिए प्रदूषण के कारणों के निवारण पर जोर देंगे, तो मेरे को लगता है देश की समस्या जल्दी हल होगी। सर एक आखिरी सवाल आपसे मैं लेना चाहता हूं। कल अप्रैल 7 है, वर्ल्ड हेल्थ डे हम सेलिब्रेट करते हैं। इस साल का थीम है आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। तो इस बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सुभाषिष जी। हमारा प्लैनेट हमारी मां की तरह है, इसने हमें जन्म दिया है और इसमें ही हमारा पालन होगा। इसमें जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो हवा हो, पानी हो, पेड़ पौधे हो, ये सब एक सीमित मात्रा में है। हम ह्यूमन बीइंग्स ने
अपनी लालच की वजह से इन सब का मिसयूज किया है, जिसकी वजह से आज पूरे दुनिया के समुद्र प्रदूषित हैं, पानी की समस्या हो रही है, हवा प्रदूषित है, और जो हजारों टन कार्बन हमने रिलीज किया है उसकी वजह से ऊपर हीट ट्रैप हो रहा है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। यह सब हमारे प्लेनेट की दुर्दशा, उसकी बुरी हालत को दर्शाते हैं। अगर हमने अपने प्लेनेट के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करते रहे तो अगर माँ बीमार हो जाएगी तो उसके बच्चे किसी भी तरह से स्वस्थ नहीं रह सकते। अगर प्लेनेट अनहेल्दी है तो प्लेनेट पे रहने वाले किसी भी तरह से हेल्दी नहीं हो सकते। तो सुभाषिष जी, दैनिक जागरण की इस बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहिम के माध्यम से मैं सभी देशवासियों से अपील करना चाहूंगा कि प्लेनेट को, प्रकृति को अपनी मां की तरह ट्रीट करें। आप उसकी देखभाल करेंगे तो वो आपको प्यार करेगी, और वो आपको प्यार करेगी तो आप स्वस्थ होंगे, खुशी होंगे। इसी में हम सभी का सुंदर भविष्य निहित है। जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज आपने आज दिया है सर। और सवाल हमारे पास बहुत हैं, लेकिन समय हमारे पास लिमिटेड है, और इसी के लिए हम आज का ये सेशन यहीं पे वाइंड अप करना चाहेंगे। डॉक्टर कुमार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। दैनिक जागरण का ये एपिसोड दैनिक जागरण के यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल होगा। और आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वेडनेसडे फिर मिलेंगे एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।